गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज आपको प्लेटो के साम्यवाद के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व हमने प्लेटो की शिक्षा योजना, उसके दार्शनिक राजा और उसके न्याय पर विचार पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के साम्यवाद के बारे में। उसकी शिक्षा योजना में हमने पढ़ा कि उसकी जो अंतिम परिणति थी वह दार्शनिक शासक के निर्माण के रूप में हो रही थी और वही दार्शनिक शासक उसके आदर्श राज्य की बागडोर को संभालने वाला था। और उसी आदर्श राज्य में प्लेटो दो प्रमुख साधनों के द्वारा न्याय की स्थापना करना चाहता था। उनमें से एक तो वही सुनियोजित शिक्षा प्रणाली थी और दूसरा था साम्यवाद। इस साम्यवाद को प्रस्तुत करने के पीछे प्लेटो को यह लगा कि एक कठोर शिक्षा योजना के बाद भी यदि शासक मोह माया के चक्कर में पथभ्रष्ट हो जाए, निजी स्वार्थों में, परिवार और संपत्ति के आकर्षण में राज्य के प्रति अपने कर्तव्य भूल जाए तो क्या होगा, और उसको इस सब से बचाने के लिए ही उसने यह साम्यवाद का दर्शन प्रस्तुत किया था। कुल मिलाकर संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है जिसके द्वारा वह शासक वर्ग को राजनीतिक सत्ता और आर्थिक प्रलोभनों के आकर्षण से बचा सके। और इसके लिए उसने दो प्रकार के साम्यवाद को प्रस्तुत किया। एक था संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा था परिवार या पत्नियों से संबंधित साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद को पढ़ने से पूर्व, प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को पढ़ने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगी कि उसके यह साम्यवादी संबंधी विचार, संपत्ति से संबंधित साम्यवादी विचार पूरी तरह से मौलिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि प्लेटो से पूर्व भी एथेंस, स्पार्टा, क्रीट जैसे नगर राज्यों में इसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं पहले से ही विद्यमान थी। जैसे एथेंस में व्यक्तिगत संपत्ति थी परंतु उस पर राज्य का नियंत्रण था, यानी व्यक्तिगत संपत्ति का उपभोग नागरिक कितना, कब और कैसे करेंगे वो पूरी तरह से राज्य के द्वारा ही निश्चित किया जाता था, या इसका निर्णय पूरी तरह से राज्य करने वाले थे। दूसरा, स्पार्टा में निजी संपत्ति थी परंतु उसका उपभोग सामूहिक रूप से किया जा रहा था। और क्रीट में भी जो भूमि थी, समस्त भूमि, उस पर जोतने और बोने का काम राज्य के नियंत्रण में था। तो इस प्रकार प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद पर हम इन पूर्व जो ये नगर राज्य की व्यवस्थाएं थी इनके लक्षण देख सकते हैं, इनका प्रभाव देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद को प्रस्तुत क्यों किया होगा, उसके मन में क्या शंकाएं होगी संपत्ति को लेकर। तो प्लेटो का मानना था कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है। साथ ही वह संपत्ति को राज्य की एकता और न्याय के लिए भी संकट मानता था, या कहता था कि इसके कारण कभी भी राज्य की एकता और न्याय संकट में पड़ सकती है। इसके अलावा प्लेटो संपत्ति को अनैतिक भी बताता है और सबसे बढ़कर उसका मानना था कि जब आर्थिक और राजनीतिक सत्ता एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएगी तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट होने से रोका नहीं जा सकेगा। और इस सब को ध्यान में रखते हुए उसने सैनिक और संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद को प्रस्तुत किया। यहाँ पर वह उत्पादक वर्ग को इससे वंचित रखता है, यानी उस वर्ग पर यह संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था को वह लागू नहीं करता, वरन केवल संरक्षक और सैनिक वर्ग पर ही यह व्यवस्था वह लागू करता है, क्योंकि अंततः उनको ही आदर्श राज्य की शासन संचालन करना होता है। संपत्ति के साम्यवाद पर प्लेटो ने जो स्वयं कहा है वो मैं अब आपको बोलने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। उसने लिखा है
कि उनके पास यानी संरक्षक वर्ग या शासक के पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन जीने के लिए नितांत अनिवार्य है। न तो उनके पास कोई घर होगा, न ही ऐसा कोई गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरे में रहना चाहिए और इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से ही वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। हाँ, उत्पादक वर्ग उन्हें अपनी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप प्रति वर्ष वस्तुओं के रूप में कुछ वेतन अवश्य ही दे सकते हैं, परंतु जिनका उपयोग भी वे सामूहिक रूप से ही करेंगे। ऐसा प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के संबंध में लिखा था। सैनिक और संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति साम्यवाद की विचारधारा प्रस्तुत करते हुए प्लेटो इन दोनों वर्गों को संपत्ति न रखने की सलाह देता है, परंतु जो तीसरा वर्ग है उत्पादक, उन्हें वह संपत्ति का अधिकार देता है, परंतु उनकी वह संपत्ति भी राज्य के नियंत्रण में ही रहेगी पूरी तरह से। अर्थात व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहेगा। वह इस बात का भी ध्यान रखेगा कि इस वर्ग में भी कोई बहुत अधिक धनी और कोई बहुत अधिक निर्धन न हो जाए। अर्थात असमान संपत्ति के वितरण पर भी वह नियंत्रण रखेगा या संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था को भी वह देखेगा। अब बात करते हैं अपन कि प्लेटो ने जो यह संपत्ति का साम्यवाद प्रस्तुत किया था, उसके समर्थन में वह क्या तर्क देता है या वह क्या सोचता है। तो प्लेटो ने अपने संपत्ति के साम्यवाद के समर्थन में जो निम्नांकित तर्क दिए थे या निम्नांकित आधारों पर संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया था, उसका वर्णन या विवरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो पहले उसने समर्थन का आधार बताया था वह बताया था मनोवैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करते हुए वह कहता है कि यदि विवेक और शौर्य गुणों वाले शासक सैनिक संपत्ति की अवधारणा से परे नहीं रहेंगे तो वे कभी भी इंद्रिय तृष्णा में पड़ जाएंगे या पड़ सकते हैं। दूसरा जो समर्थन वह देता है दार्शनिक आधार पर और कहता है कि जिन्हें शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य करना है उन्हें संपत्ति जैसे सांसारिक वस्तुओं से हमेशा दूर रहना चाहिए या बचना चाहिए। अब अगला जो समर्थन है वह व्यावहारिक आधार पर करता है और कहता है कि जब राजनीतिक और आर्थिक सत्ता एक ही हाथों में केंद्रित होगी तो वह कितनी भयंकर होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में शासक वर्ग के लिए संपत्ति का पूरी तरह से उसने निषेध किया। अब अगला जो आधार है जिस पर उसने संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया वह है राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार पर राज्य की एकता और खुशहाली को बरकरार रखने के लिए प्लेटो द्वारा संपत्ति को रखना श्रेयकर नहीं माना, क्योंकि जब शासक वर्ग में संपत्ति सुख सुविधा की होड़ नहीं रहेगी तो राज्य एक संगठित और स्थायी बने रहेंगे। इस प्रकार प्लेटो ने अपने संपत्ति के साम्यवाद के समर्थन में मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यवहारिक और राजनीतिक समर्थन प्रस्तुत किए और उपरोक्त समूचे विवेचन के बाद हम प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं पर भी बात कर लेते हैं, जो इस प्रकार से हैं कि पहली जो विशेषता इसकी यह है कि यह केवल सैनिकों और शासकों हेतु ही यानी केवल सैनिकों और संरक्षक वर्ग पर ही लागू, जन सामान्य